नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रस्तावना, प्रीएम्बल। हमारे संविधान की जो शुरुआत होती है वो प्रस्तावना से होती है और संविधान का एक भाग ही है प्रस्तावना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद के मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये प्रस्तावना है क्या? इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल्स बोलते हैं। प्रीएम्बल, जैसे हम लोग कोई किताब लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, उसकी एक भूमिका लिखते हैं। अगर हम निबंध किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं तो उसकी एक भूमिका लिखते हैं, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में। उस भूमिका को पढ़कर ही कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि आगे निबंध में किस बात की चर्चा की गई है या इस किताब में किस चीज़ की चर्चा की गई है। यानी जिस पर हम लिख रहे हैं उसका एक संक्षिप्त निष्कर्ष भूमिका होती है। तो अगर हम प्रस्तावना पढ़ लें तो प्रस्तावना पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में किन बातों को लिखा गया होगा, किन बातों का महत्व ज़्यादा है। तो यही चीज़ हम आज पढ़ेंगे। प्रस्तावना एक मूल संविधान का क्या है, एक खाका है कि हमारे पूरे संविधान में क्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग है संविधान की प्रस्तावना। तो मैं पहले इसका इतिहास संक्षिप्त में बता देता हूँ कि ये कैसे संविधान में जुड़ा। पहले आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा संविधान है। अब इस संविधान में भाग हैं। भाग कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे होते होते 22 भाग। और फिर इसी में क्या है? अनुच्छेद हैं। तो कितने अनुच्छेद हैं? 395। और इसी में क्या है? अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? इस समय 12 अनुसूची है। तो ये जो प्रस्तावना है न किसी भाग में है, न किसी अनुसूची में है और न ही किसी अनुच्छेद में है। इसका मतलब जो हमारा मूल संविधान है उसके किसी भी भाग, अनुसूची या अनुच्छेद में प्रस्तावना का जिक्र नहीं है। इस प्रस्तावना को पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान को लागू करने के बाद अंत में प्रस्तावना को भी संविधान के पहले ही लिख दिया गया, ताकि जब संविधान कोई पढ़ना शुरू करे तो उसके पहले इस प्रस्तावना को पढ़ ले। तो संविधान का एक भाग नहीं रहा है, लेकिन संविधान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रस्तावना। हुआ क्या था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में 13 दिसंबर, तारीख नोट करिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को लिखे भी थे और संविधान में प्रस्तुत भी किए थे। और इसे फिर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। स्वीकृत, सर्वसम्मत से इस उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में मोटी मोटी बातें लिखी थी, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र होगा, है ना, समाजवाद होगा, हमारे देश में चुनाव होगा, राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, मूल अधिकार होगा। ये सारी बातें, यानी हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें उसमें थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के ही आलोक में या इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप क्या है? प्रस्तावना है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो एक पिता है और प्रस्तावना उसका एक पुत्र है, यानी उद्देश्य से ही प्रस्तावना बना। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं कि इस प्रस्तावना में आखिर है क्या। तो इस प्रस्तावना में बहुत संक्षिप्त में एक लेख है और ये लेख हर एक शब्द का बड़ा महत्व रखता है। इसे आप चाहें तो रट लें, यही प्रस्तावना है। संविधान के पहले इसी को पढ़ा जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या है, हम जल्दी से पढ़ के सुना देते हैं आपको। हम भारत के लोग, जो हमारी प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम मतलब भारत के लोग। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला
बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बस यही प्रस्तावना आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि संविधान में क्या लिखा है। अब इस प्रस्तावना को आप पढ़ कर के समझ सकते हैं। अब मैं इसी की व्याख्या करके आपको बता देता हूँ कि जो ये प्रस्तावना आपने पढ़ा, इसमें 4 चीज़ों का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से। पहला क्या है, संविधान के अधिकार के स्रोत क्या हैं। जो हमारा संविधान बना है उस संविधान को अधिकार किसने दिया, जो उसने कानून बनाया, जो लिखा, जो शक्तियों का पृथक्करण किया, आखिर उसको अधिकार मिला कहाँ से, किसने अधिकार दिया, इसकी चर्चा होती है। तो किसने अधिकार दिया, यानी हमारे संविधान को अधिकार किसने दिया, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे संविधान से भी बड़ा कौन है। भाई जिसने बनाया वो तो संविधान से बड़ा ही हुआ। तो वही जनता ने प्रतिनिधि भेजा था चुन के संविधान बनाने के लिए। तो संविधान को अधिकार किसने दिया, जनता ने दिया। ठीक, जनता मतलब हमने, आपने, सबने। जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी तो वहाँ पे राजा या राज्य का कॉन्सेप्ट कैसे आया, लोगों ने अपना अधिकार दिया और फिर राजा ने उन पर शासन किया। तो यही जनता का अधिकार ही संविधान का स्रोत है। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है, यानी भारत कैसा है, इसकी चर्चा की गई है। यानी संविधान कैसा है वैसा ही भारत है। तो भारत की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है प्रस्तावना में आपने पढ़ा, संप्रभु। भारत एक संप्रभु राज्य है, मतलब किसी का गुलाम नहीं है, किसी से राय नहीं लेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे पहले अंग्रेज़ों का शासन था तो हम आंतरिक मामलों में कुछ स्वतंत्र थे लेकिन बाह्य मामलों में स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमें दूसरे देशों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दुश्मनी करनी चाहिए, हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम स्वतंत्र हैं। तो भारत कैसा है, एक संप्रभु है और कैसा है, लोकतांत्रिक है। एक संप्रभु है, लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसके साथ साथ क्या है, समाजवादी है। तो भारत की ये प्रकृति है। यानी हम संविधान में संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे और समाजवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। यही हमारे देश की क्या है, प्रकृति है। फिर तीसरी बात क्या लिखी गई है प्रस्तावना में, संविधान के उद्देश्य क्या हैं। जो हमारा संविधान है वो आखिर क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य क्या है कि न्याय है ना, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ाना। हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, न्याय करना, किसी के साथ अन्याय न हो, समानता, सब लोग समान हो, कोई न बड़ा हो न कोई छोटा हो, इसकी व्यवस्था करना। स्वतंत्रता, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, इसका प्रबंध करना संविधान का उद्देश्य है। और बंधुत्व, हम आगे चर्चा करेंगे, भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो संविधान का उद्देश्य ये है। और चौथी बात प्रस्तावना में क्या लिखी गई है कि संविधान लागू होने की तिथि क्या है। तो संविधान लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949 है ना। तो हमारी प्रस्तावना में 4 चीज़ों का जिक्र है, हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्द हैं जो हमने प्रस्तावना पढ़ी, उसमें शब्द कौन कौन से आए थे मुख्य रूप से, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हीं की पूरी व्याख्या की गई है। तो संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं इनका मतलब हुआ क्या। तो चलिए, संप्रभुता, सॉवरेंटी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉवरेंटी। संप्रभुता, संप्रभु, समान प्रभुता, या यूँ कहें कि मैं आपको एकदम व्यवहारिक भाषा में समझाऊं कि भारत जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, तो भारत संप्रभु नहीं था। एक जो राज्य होता है, कोई भी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, आप पढ़ चुके हैं, हम बता ही चुके हैं, राज्य मतलब एक देश। राज्य के पास 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ों से मिलकर के राज्य बनता है। एक, जनता होनी चाहिए,
और सरकार होनी चाहिए और भूखंड होना चाहिए, भूखंड मतलब ज़मीन होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर हैं तभी राज्य है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि वह राज्य अपने आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के नियंत्रण में नहीं है। यही संप्रभुता है। तो भारत एक संप्रभु राज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 यानी जब संविधान लागू हुआ तब से संप्रभु राज्य बना। तो यही है संप्रभुता, यानी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब कि किसी और पर निर्भर नहीं है निर्णय लेने में। दूसरी बात, समाजवादी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और आएगा आगे, अखंडता। अखंडता, इन तीनों शब्दों को, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। यानी जब संविधान लागू हुआ था तब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द नहीं थे, बाकी सब थे। संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ, आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। 1976 में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है और आज ये मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। तो समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप समझिए। समाजवादी कोई पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ समाजवादी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। समाजवादी के बहुत रूप हैं। आज जो हमारा समाजवाद है वो एक लोक कल्याणकारी समाजवाद है। शुरुआत का समाजवाद कैसा था? साम्यवादी था। साम्यवादी, जो साम्यवादी समाजवाद होता है, जैसे कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं, लेनिन को पढ़ते हैं, है ना, और एंजल को जब पढ़ते थे, तो वहाँ का जो समाजवाद था वो समाजवाद कहता था कि पूरी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब वितरण की चीज़ें, कंपनी हैं, उन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, निजी क्षेत्र का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे लाभ मिलेगा, ऐसा। लेकिन जो हमारा समाजवाद है, जो हमारे संविधान में लिया गया है समाजवाद, उसका मतलब कि ये है कि ठीक है राज्य का नियंत्रण तो होगा लेकिन निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण होगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। जहाँ ज़रूरत होगी राज्य की वहाँ राज्य, जहाँ ज़रूरत होगी निजी क्षेत्र की वहाँ निजी क्षेत्र, दोनों का मिला करके देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोक कल्याणकारी राज्य है हमारा समाजवाद, यानी यहाँ पर अमीरों से टैक्स लेकर के उस पैसे को गरीबों में बांटा जाता है, उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। शिक्षा का अधिकार इसी के तहत आया है, यानी 6 से 14 वर्ष के लोग पढ़ सकते हैं, चाहे जितने गरीब हों। कोई नहीं कह सकता कि हम गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसकी व्यवस्था सरकार करती है। कोई भारत में नहीं कह सकता कि हम भूख से मर रहे हैं, इसके लिए सरकार भोजन की व्यवस्था करती है। तो लोक कल्याणकारी जो समाज है वो समाजवाद की बात की गई है, चूँकि संविधान में शुरुआत में नहीं था, लेकिन समाजवाद के लक्षण थे। नीति निर्देशक तत्व में समाजवाद के लक्षण थे, लेकिन स्पष्ट वर्णन नहीं था। इसलिए ज़रूरत समझ में आई कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे संविधान में स्पष्ट इसका उल्लेख होना चाहिए, तो प्रस्तावना में इसको लिखा गया। फिर एक दूसरा शब्द है जो है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म इसको बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा विवाद का विषय रहा है, खास करके अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके कुछ नेताओं का कहना है कि ये धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, कांग्रेस ने 1976 में इसे जबरन जोड़ दिया। हालांकि खुल के कोई नहीं कह रहा है ये सब, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, यानी इसे कोई हटा ही नहीं सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसे तो हटा ही नहीं सकता कोई भी, तो क्यों इस पर विवाद करना है। तो मैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा समझ लेता हूँ ये क्या है। पहले आप समझिए कि धर्म के आधार पर राज्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। धर्म के आधार पर राज्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो राज्य है जिसे हम बोल सकते हैं नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य, नास्तिक राज्य वो राज्य होता है जो धर्म को नहीं मानता, यानी धर्म को क्या करता है, वो खारिज करता है, धर्म को खारिज करता है, नास्तिक राज्य। अब इसमें हम कह सकते हैं रूस को ले सकते हैं, चीन को ले सकते हैं, जो धर्म को नहीं मानता। अब धर्म को न मानने का मतलब है कि अगर उसकी प्रजा धर्म का पालन कर रही है
तो राज्य रोक भी सकता है, मतलब इस लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन आमतौर पे वर्तमान में कोई ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह से कहे कि मैं नास्तिक राज्य हूँ, क्योंकि उसके यहाँ भी जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग धर्म को मानते हैं। तो एक तो हो गया नास्तिक राज्य, और एक हो गया आस्तिक राज्य कह सकते हैं। आस्तिक राज्य, आस्तिक राज्य का मतलब वही जो धर्म को मानता है, यानी राज्य का कोई विशेष धर्म है। अब इसमें हम ले सकते हैं जैसे पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एक विशेष धर्म है मुस्लिम, है ना। बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को भी ले लीजिए, नेपाल का भी राष्ट्रीय धर्म हिंदू धर्म हो गया है। ऐसे ही कुछ क्रिश्चियन कंट्री हैं, श्रीलंका है बौद्धिस्ट। तो आस्तिक राज्य मतलब वो राज्य हैं जो जहाँ की सरकारें या जहाँ की राज्य एक विशेष धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया है। यहाँ पर धर्म को अस्वीकार किया गया है, यहाँ पे धर्म को स्वीकार किया गया है, यानी यहाँ पे जिसको राष्ट्रीय धर्म नाम दिया जाएगा उस धर्म का बढ़ावा होगा। एक तीसरा प्रकार आता है जो इन तीनों से अलग होता है, उसको बोलते हैं तटस्थ राज्य। अब इसी तटस्थ राज्य को धर्म निरपेक्ष बोला जाता है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि ना ही वो गैर धार्मिक है और ना ही वो धार्मिक है, धर्म से वो तटस्थ है। मतलब कि अगर उसके राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, राज्य किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन किसी धर्म को वो खारिज भी नहीं करेगा। उसके यहाँ जो लोग जिस धर्म को मानते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक माने, जो नहीं मानते वो ना माने। जो अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है प्रचार करे, जो धर्मांतरण करना चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बनूंगा या मुस्लिम से हिंदू बनूंगा या क्रिश्चियन बनूंगा या क्रिश्चियन से हिंदू बनूंगा, स्वेच्छा से वो करे। धर्म मतलब राज्य पूरी तरह से तटस्थ है, राज्य इस पर कुछ भी नहीं कहेगा। यानी न राज्य का कोई धर्म है, न राज्य का कोई धर्म है, और न ही राज्य धार्मिक है, वो तटस्थ है। तो भारत किस में आएगा? भारत को ले लीजिए और यूएसए को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए। तो यही है धर्मनिरपेक्ष, यानी भारत धर्म से तटस्थ राज्य है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन जो जिस धर्म को मानता है उनका सम्मान करेगा, उनके धर्म की रक्षा करेगा, उनके धर्म संस्कृति को राज्य मिटाएगा नहीं। यही धर्मनिरपेक्षता है, और ये भी 1976 में जोड़ा गया। अब एक तीसरा शब्द इसमें क्या है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र ये तो मूल संविधान में ही था। लोकतंत्र दरअसल मैं इसको भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, और एक होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष। दो तरह के लोकतंत्र होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता सीधे भागीदार बनती है, जनता भाग लेती है सीधा। यहाँ पे जनता भाग तो लेती है लेकिन सीधा भाग नहीं लेती। मतलब मैं आपको विस्तार से समझाऊं डिटेल में, तो देखिए, एक देश है स्विट्जरलैंड, आपने नाम सुना होगा। यूरोप का बहुत ही विकसित देश है स्विट्जरलैंड। गलत लिख दिया क्या? स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है। स्विस बैंक का आपने नाम सुना होगा, यहीं पे है। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि सीधे सारी जनता इकट्ठी होगी, वो किसी बात पर निर्णय करेगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी चुनाव। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव होता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसे सांसद चुनेगी, विधायक चुनेगी, तो इन सांसद को, इन विधायकों को सदन में भेजती है और ये फिर निर्णय करते हैं, कानून बनाते हैं, उसे लागू करवाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। जनता ने एक बार प्रतिनिधि चुन के भेज दिया, अब वो प्रतिनिधि सारा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं भेजा है, यहाँ पे हर बात के लिए जनता इकट्ठी होगी, वोटिंग करेगी। किसी को राजा मतलब किसी को शासक बनाना है तो वोटिंग करेगी, हटाना है तुरंत जनता आएगी, कानून बन रहा है सीधे जनता आएगी, हाथ उठाएगी, बहुमत से फैसला लिया जाएगा। यहाँ पे बहुमत से फैसला
जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो करेंगे, यहाँ सीधी जनता करेगी, है ना। तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं, यानी जहाँ जनता सीधे भाग लेती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। ये भारत में सिस्टम नहीं है, वहाँ पे ये 4 तत्व हैं या 4 औजार कह सकते हैं। इनिशिएटिव, रिफरेंडम, रिकॉल और प्लेबिसाइट। ये क्या है? इनिशिएटिव मतलब पहल, यानी कौन सा कानून बनेगा सीधे जनता ही पहल करती है। जैसे हमारे यहाँ कैसा कौन कानून बनेगा, क्या कानून बनेगा, तो सदन के सदस्य लाते हैं बिल, वो पहल करते हैं, लेकिन वहाँ पे जनता पहल करती है। रेफरेंडम मतलब प्रत्यावर्तन, यानी वो कानून भी जनता ही बनाती है। रिकॉल मतलब बुलाना, या यूँ समझिए कि किसी को किसी पद पर नियुक्ति दे दिया, अब वो गलत काम कर रहा है तो उसको वापस बुला लेना। फिर प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह, यानी जनमत संग्रह, जिससे हमारे यहाँ जब जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया तो जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया, नहीं वहाँ की जनता से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में जाएंगे कि भारत में आएंगे, तो वहाँ की जनता ने 50% से अधिक लोगों ने, 50% से बहुत ज़्यादा लोगों ने हाँ करा भारत के पक्ष में। तो यही जनमत संग्रह है, यानी क्या करना है सीधे जनता फैसला करेगी। तो ये 4 मुख्य औजार होते हैं। अब इसी तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, यानी जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष है, जनता ने प्रतिनिधि चुना, वो सदन में गए, वो फैसला करेंगे, तो वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है संसदात्मक, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, अभी तो एक प्रस्तावना की बात कर रहे हैं ना, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे। और एक होता है अध्यक्षात्मक। मैं पहले देश का अगर नाम लिख दूं तो अपना देश भारत यहाँ पर है, संसदात्मक व्यवस्था है, यानी कि संसद काम करती है। और मैं अगर अध्यक्षात्मक की बात करूं तो अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका। संसदीय जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में विभाजन नहीं होता, विधायिका के ही लोग कार्यपालिका में काम करते हैं। यानी यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होता है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, विधायिका और कार्यपालिका इकट्ठे होते हैं। जैसे समझिए कि संसद का चुनाव होता है ना लोकसभा का, तो लोकसभा में कितने सदस्य गए? 543 लोग गए। अब इन्हीं 543 लोगों में से कुछ लोगों को, मान लीजिए 50 लोगों को क्या किया जाएगा? मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल के सदस्य जिन्हें कहेंगे। अब मंत्री कई प्रकार के होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद के होंगे, राज्य मंत्री होंगे। तो ये जो मंत्रिमंडल है और इसके साथ साथ राष्ट्रपति हैं, ये क्या है? कार्यपालिका है, यानी कार्य करते हैं। और कौन कार्य करते हैं? जो सदन ने बनाया है, कानून बनाया है। कानून कौन बनाया? यही लोग कानून बनाए, जो 543 लोग गए थे चुन के, ये सब लोगों ने मिलकर कानून बनाया। और उसके बाद जितने लोगों को अलग किया गया मंत्रिमंडल के लिए, कानून बनाने में भी वो थे और वो अलग से अब कार्य भी करवाएंगे। जैसे सड़क का कार्य करना है तो सड़क परिवहन मंत्री कार्य करवाएगा, जल का कार्य है तो जल मंत्री करवाएगा, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य है तो शिक्षा मंत्री करवाएगा ना। तो इसी तरह से जो सदन के ही लोग हैं वही काम कर रहे हैं। तो ये संसदात्मक व्यवस्था होती है और इसमें विपक्ष मजबूत होता है, यानी विपक्ष का हमेशा रोल होता है। जब सरकार कोई गलत काम करती है तो विपक्ष उसको रोकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अंतर होता है, यानी विधायिका का भी अलग चुनाव होगा, कार्यपालिका के भी अलग चुनाव होगा। यानी विधायिका के अलग लोग होंगे, कार्यपालिका के अलग लोग होंगे, और सब अलग अलग समय पर, मतलब एक निश्चित कार्यकाल होगा, कोई किसी की सुनेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर किसी को मंत्री बनाना है तो सदन का सदस्य जरूरी है, कोई बाहरी मंत्री नहीं बन सकता। अगर बनेगा भी तो अधिकतम 6 माह के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई बिना सदन का सदस्य हुए भी मंत्री बन सकता है। ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संसदात्मक व्यवस्था है। और कौन से शब्द थे? हाँ, लोकतांत्रिक हो गया, गणतंत्र। ये गणतंत्र क्या है तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि जो गणतंत्र मतलब होता है रिपब्लिक, गणतंत्र, रिपब्लिक। भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले भारत गणतंत्र नहीं था।
भारत मैं अगर बात करूं 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई, तो 1757 से लेकर के 1947 तक भारत क्या था? भारत था गुलाम। अगर गुलाम बहुत नकारात्मक शब्द है तो एक दूसरा शब्द आप यूज कर सकते हैं, उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब दूसरे लोग आकर के यहाँ व्यापार करते थे, शासन भी करने लगे थे। फिर 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत कैसा रहा? तो डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब अब यहाँ पर आज़ाद तो हो गया है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। उसके बाह्य मामले अभी कोई और देख रहा है, रक्षा का, विदेश का, संचार का कोई और देख रहा है, अंग्रेज़ देख रहे हैं, लेकिन अंदर के सारे काम कर रहे हैं। तो ये कैसा है? डोमिनियन स्टेट है। तो 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट था। फिर इसके बाद से आज तक कैसा है? संपूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है, यानी यहीं पर कह सकते हैं गणतंत्र है। तो यहाँ से गणतंत्र आया। गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र के भी 2 रूप हैं। गणतंत्र के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। गणतंत्र के 2 रूप में एक को कह सकते हैं राजशाही गणतंत्र और एक को कह सकते हैं सीधा सीधा गणतंत्र। गणतंत्र या यहीं पे लिख दें शासन। शासन के 2 रूप हैं, एक राजशाही शासन, एक गणतांत्रिक शासन। राजशाही शासन में राजा होता है और इसका चुनाव नहीं होता, जैसे कि इंग्लैंड में जो सम्राट या राजा होते हैं उनका चुनाव नहीं होता, सीधे वंश क्रम से ही आते हैं। तो राजशाही में राजा का चुनाव नहीं होता, वंश क्रम से होता है। हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र का मतलब जो हमारे यहाँ का राज्य प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। तो गणतंत्र का मतलब ही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होना। तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ कैसा है? गणतंत्र है। इसके बाद जो अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब बातें आई थी वहाँ की जो क्रांति हुई थी। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र है। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, उसमें स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। अनुच्छेद 19 में पूरी विस्तार से चर्चा की गई है कि कितने तरह की हमें स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं जाने की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता है, अच्छे स्वास्थ्य की स्वतंत्रता है। इसके अलावा बंधुत्व अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 51 में ही बंधुत्व की बात की गई है, यानी कि हर एक व्यक्ति का हमें सम्मान करना है, लेकिन इसके साथ साथ अखंडता को भी महत्व देना है। अखंडता और एकता, जैसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष। उसी तरह से अखंडता भी जोड़ा गया। अखंडता का मतलब कि हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को क्षति पहुँचे, उसके सामाजिक ताने बाने में क्षति पहुँचे। यानी जो हम पूरे अखंड हैं, इस समय इतने बड़े राष्ट्र हैं, उसको खंडित न किया जा सके, हम कुछ ऐसा काम न करें, इसकी भी बात करता है हमारा संविधान। ठीक, इसके अलावा अब हम कुछ और है संक्षिप्त में जान लेते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? एक प्रश्न उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। दरअसल होता क्या है ना कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं कि एक ही जगह सारी चीज़ों को लिखा जाना संभव नहीं था। तो जैसे शासन ने काम शुरू किया, उसके बाद देखा गया कि कुछ अड़चनें आनी शुरू हुई, तो समय समय पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन भी होता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है, उसको ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करे। जब कुछ कानून में कोई बात नहीं समझ में आती तो उसकी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बात पूछी गई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जब मामला आया 1960 में, बेरूवाड़ी का मामला था,
दरअसल बेरूवाड़ी एक क्षेत्र था जो भारत में था, उसे हमें पाकिस्तान को देना था और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र हमारे हिस्से में आ रहा था। इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ा था। उसी समय ये बात रखी गई थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। अब जब ऐसा कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसका मतलब प्रस्तावना का महत्व कम हो गया। लेकिन बाद में केशवानंद का जब मामला आया 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को पलट दिया और उसने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और प्रस्तावना में ही संविधान की पूरी रूपरेखा है ना, पूरा प्रारूप है, पूरा उद्देश्य है, संविधान का एक भाग है। तो वर्तमान में कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। जैसे हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, तो क्या ऐसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में लिखी गई जो मूल बातें हैं, यानी कि मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसीलिए 1900 आप देखेंगे कि अभी तक, मतलब 1950 से लेकर के अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। कब हुआ है? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और संशोधन हुआ क्या था? कुछ काटा नहीं गया था, बल्कि कुछ नया जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तब से अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ, लेकिन संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। इसके अलावा लास्ट में हम बात कर लें कि प्रस्तावना का महत्व कितना है। तो अभी हम महत्व की ही पूरी चर्चा कर रहे हैं कि प्रस्तावना का बड़ा महत्व है। अब इस महत्व को उजागर करने के लिए कुछ लोगों ने, जैसे कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना। जो हमारे दीर्घकालीन सपना है उसका विचार पहले ही प्रस्तावना में रख दिया गया है। तो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसके अलावा के.एम. मुंशी कहते हैं कि हमारी संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। मतलब हमारा जो संविधान संप्रभु है वो लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। इसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने कहा कि हमारे संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। दरअसल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी परीक्षा में सवाल आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आता है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए कि संविधान की आत्मा, देखो आत्मा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अगर आत्मा है, प्राण है, उसके बिना तो सब बेकार है। तो ऐसे ही संविधान की आत्मा क्या है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान की आत्मा क्या है, तो सीधा कह सकते हैं प्रस्तावना। लेकिन अगर ये पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उन्होंने प्रस्तावना को नहीं कहा है, उन्होंने कहा है अनुच्छेद 32 को, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसको उन्होंने आत्मा कहा। इसलिए कहा क्योंकि जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन उसकी गारंटी दी गई है अनुच्छेद 32 में। अगर वो गारंटी ही ना हो तो वो हमारे अधिकार बेकार हैं, इसलिए उन्होंने आत्मा कहा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब सरकार शिक्षा नहीं दे रही है, तो क्या होगा? जो वंचित हैं उनकी ओर से या खुद वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमें हमारा जो मौलिक अधिकार है उसे छीना जा रहा है। जैसे अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत हो, यानी कोई किसी को जाति सूचक शब्द से कह के गाली नहीं दे सकता, बेइज्जत नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि आप मुझे मत छूइए, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। अगर ऐसा कहता है तो ये बहुत उसकी गरिमा के खिलाफ है, और वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे मन हो हाई कोर्ट जाए, अगर हाई कोर्ट नहीं गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, चैलेंज कर सकता है कि फला व्यक्ति ने, फला संस्था ने, सरकार ने हमें इस भेदभाव पूर्व देखा, भेदभाव किया हमारे साथ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी नहीं होती तो हमारे अधिकारों का क्या होता। इसलिए अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा। सॉरी। तो प्रस्तावना में बस इतना ही। प्रस्तावना का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। प्रस्तावना में इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है।
अब अगला टॉपिक हमारा होगा संविधान की शुरुआत करेंगे और भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ क्या है और उसमें राज्य कौन कौन से हैं, राज्य कब बने, यानी अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।